हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल जीवन दर्शन। दुनिया में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। मैं पिछले जो पार्ट था, पिछला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको चंगेज खान के बारे में बताया था, उसकी क्रूरता के बारे में बताया था और उसकी सेक्स पावर के बारे में बताया था और ये बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया को उसने दहला दिया था, तहलका मचा दिया था, कत्ले आम मचा दिया था। मार काट करके वो आंधी तूफान पूरे विश्व को रौंदता हुआ जहां से जाता वहां अपनी छाप छोड़ता जाता था। उसके अनगिनत हजारों बच्चे थे जो उसने जहां जहां गया वहां पर उसने औरतों के साथ में बेरहमी के साथ तलवार की नोक पर अपने दम पर उन्होंने सेक्स किया और इस तरह से उसने अपनी जनसंख्या को, अपने जो वंश था उसको बहुत तेजी से बढ़ाया और लूटता, मारता, काटता, पीटता, नरसंहार करता हुआ आंधी तूफान की तरह से पूरे विश्व को रौंदता हुआ वो बढ़ रहा था। लेकिन भारत उस चीज से कैसे रह गया? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत को उस आंधी इस तूफान से बचा लिया था? तो आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट बताता हूं। उस समय उसके समकालीन यानी उसके समय के साथ में जो भारत में शासन करने वाले थे वो थे गुलाम वंश के इल्तुतमिश। गुलाम वंश के इल्तुतमिश थे। तो उस समय हुआ क्या था, जो घटना घटी थी वो ये थी कि ईरान में तहलका मचाते हुए, ईरान में नरसंहार करते हुए, जब तैमूजिन यानी कि जो चंगेज खान था वो जब एशिया में और दूसरे देशों में बढ़ रहा था तो ईरान के ख्वारिज्म की जो जगह है, ईरान के ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसकी किसी बात पर नाराज होकर के और उसके पीछे चंगेज खान लगा हुआ था और वो चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ जा रहा था और वो शरण लेने के लिए पूरी दुनिया में भागता फिर रहा था। जब उसे पता लगा कि हिंदुस्तान के नज़दीक है वो, तो उसने समझा कि हिंदुस्तान या इंडिया से बेटर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में शरण लेने के लिए, क्योंकि जानता था कि इंडिया के अंदर उसको शरण आसानी से मिल सकती है। और वो इंडिया में शरण लेने के लिए उसने यहाँ की जो सीमांत एरिया था, जो फ्रंट लाइन का एरिया था, वहाँ से उसने एंट्री की और एंट्री कर करके वो भारत में आ गया। उस समय जो यहाँ का राजा इल्तुतमिश था, उस इल्तुतमिश ने उसको शरण देने में कोई मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, आप हमारे यहाँ शरण ले सकते हो, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब उसे पता लगा कि ये शत्रु किसका है, कौन इसके पीछे लगा हुआ है, तो उसके होश उड़ गए। उसको पता लगा कि चंगेज खान इसके पीछे लगा हुआ है, चंगेज खान पीछा करता हुआ इसका आ रहा है। तो उसने मुनासिब समझा कि उस आंधी तूफान, उस क्रूर शासक से दूर रहने में अपनी भलाई है। तो उसका विवेक समझ लीजिए, उसका दिमाग समझ लीजिए, उसकी परिस्थितियां समझ लीजिए या उसका डरपोपन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उसको सद्बुद्धि आई और उसने चंगेज खान को जलालुद्दीन मांगबरनी को सौंप दिया और कहा कि ठीक है, आप इसे रखिए अपने पास में, जो आप करना चाहे जो करो, लेकिन प्लीज़ आप हमारे यहाँ से चले जाइए, जैसा उसने उस समय कहा। और अपनी बीमारी का बहाना लगा के, अपने डरपोकपन के कारण जो चंगेज खान था उसको भारत में आने से उसने रोक दिया। हालांकि चंगेज खान भारत में आना चाहता था और भारत के बारे में उसे पता था, लेकिन फिर भी अपनी कूटनीति से, अपने दिमाग से, अपने डरपोकपन से, और जो अच्छा भी था और जो भारत के लिए फायदेमंद भी था, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को चंगेज खान को सौंप दिया और चंगेज खान ने उसी समय उसके, या कुछ समय बाद में उसके टुकड़े कर दिए। उसका उससे और कोई लिंक नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था। उसको पकड़ना था जलालुद्दीन मांगबरनी को और उसे खत्म करना था। और जब उसने खत्म कर दिया तो भारत के सीमांत क्षेत्र से, भारत की जो बॉर्डर लाइन थी, उस बॉर्डर लाइन से ही बिना भारत में प्रवेश करे चंगेज खान वापस सेंट्रल एशिया और दूसरी तरफ में लौट गया, यूरोप के अंदर लौट गया और वहां पर जाकर के उसने अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया। इस तरह से इल्तुतमिश की कूटनीति से उसने भारत को उस समय की आंधी और तूफान, जो पूरे विश्व को बेरहमी से रौंदता हुआ, औरतों का शील भंग करते हुए, अपने वंश को बढ़ाते हुए, क्रूरता की सारी हदें पार कर करके अपने जो वंश को बढ़ा रहा था और औरतों के साथ में जो उसका बहुत ही निंदनीय व्यवहार था। लेकिन कौन उसकी बुराई करे, कौन उसके ऊपर मुकदमा करे, कौन उसको कुछ कहे? कोई कुछ नहीं कह सकता था। ज़्यादा कुछ कहो तो आपको जो है तलवार के घाट उतार देगा। और जैसा उसने बेरहमी से किया, इस तरह से भारत में चंगेज खान के वंशज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। कोई माइग्रेटेड आए हों तो उनकी बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मली भारत जो है उस आंधी से बचा रह गया। अब कल्पना कीजिए, अगर चंगेज खान भारत में प्रवेश कर गया होता
तो आप देखिए भारत का जो वैभव है, भारत की जो संपन्नता है, उस संपन्नता में आकर के 100% वो यहीं पे रमट जाता और यहाँ से जो है बाहर नहीं निकलता और फिर यहाँ पर जो कत्लेआम मचाता, यहाँ पर जो क्रूरता की हदें पार करता, औरतों के साथ में जो सेक्स करता, शील भंग करता, तलवार की नोक पर कत्लेआम मचा देता, वो सब भारत में होता। और हम में से भी बहुत सारे वंशज और बहुत सारे पर्सन्स उसकी ही वंशज होते, उसके औलाद होते, तो ऐसा हो सकता था। लेकिन इल्तुतमिश की कूटनीति ने चंगेज खान को भारत से अलग रखा और वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाया और इस तरह से क्रूरता की हदें पार करता हुआ अपने वंश को बढ़ाता हुआ जहां जाता था अपनी छाप छोड़ करके जाता था और इस तरह से उसने पूरे विश्व को रौंद के रख दिया। उसके बाद में जो उसके वंशज थे, उन वंशजों ने भी उसके ही क्रियाकलापों का अनुसरण किया और उन्होंने भी सैकड़ों सालों तक इस तरह से अपने वंश को बढ़ाया, जिनमें हलाकू प्रमुख था। और इस तरह से वो जो वंशज थे लगातार बढ़ते रहे और उसका वाई क्रोमोसोम जो था वो डिफरेंट एरियाज में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, चलता रहा और उसके वंशज लगातार फैलते रहे। तो तैमुजिन जो था वो अपनी सारी क्रूरता की हदें पार करता था। तो एक बार की घटना मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ कि ऐसे ही उसने अपने सेनापति के साथ, अपने जो सैनिक थे उनके साथ में शेयर किया, उनको कहा कि यार बहुत दिन हो गए हमने जो है मानव खोपड़ियों की कोई मीनार नहीं देखी। जैसे कि उसने प्रस्ताव रखा कि बहुत दिन हो गए मानव जो खोपड़ियाँ उनकी मीनार हमने नहीं देखी। तो जो उसके सेनापति थे और जो सैनिक थे उन्होंने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमेशा जो उनके बंधक थे, गुलाम थे, वो हुआ करते थे। तो 1 लाख गुलामों का उन्होंने सर काट दिया और सर काटने के बाद में उनकी मीनार बना दी। 1 लाख सरों की मीनार बना करके उन्होंने चंगेज खान को दिखाया। चंगेज खान ने एक निगाह उस पर डाली और कहा वाह मजा आ गया, और इतना कह करके चला गया और 1 लाख लोगों का उन्होंने नरसंहार कर दिया। इसी तरह से एक उनकी घटना और रेफर की जाती है, उसकी क्रूरता की हदें पार हो जाती है। एक बार एक जो महिला थी, एक औरत जो थी, उसका एक जो बेटा था वो एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर गया था। पहले लोग बाग तलवार और भाले लिया करते थे, भाले से लड़ाई हुआ करती थी, लंबे लंबे मजबूत भाले हुआ करते थे। तो उस औरत ने कहा कि वो जो कुएं था उसके मुंडे पर बैठी रो रही थी। तो चंगेज खान उधर से गुजरा था। तो चंगेज खान, क्यों माई क्यों रोती हो? तो उसने कहा था अरे बेटा, मेरा जो सुपुत्र है, मेरा बेटा जो है इस कुएं में गिर गया है, अभी वो मरा नहीं है और उसको आप प्लीज़ बाहर निकाल दो। तो उसने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देता हूँ। तो उसने ऊपर से भाला लिया और भाले को नीचे उसने घुसा करके उसकी छाती में भाले को जो है भोंक दिया और फिर उस जिंदे आदमी को बाहर निकाल लिया, बोला ये ले तेरा बेटा। तो इस तरह की क्रूरता थी उसके साथ में। लोगों का बेरहमी से कत्ल करना, औरतों के साथ में बेरहमी से सेक्स करना तलवार की नोक पर, और जो शेष बचे उन्हें कत्लेआम कर देना, वो एक रूटीन वर्क था। इसमें कोई शक नहीं कि बहादुर इंसान था, जाबाज था, लेकिन क्रूर था और पूरे विश्व के लिए अभिशाप था। वो जो है नीले आकाश की पूजा किया करता था, मुस्लिम शासक नहीं था, नीले आकाश की पूजा किया करता था और जब कभी मुश्किल में होता था तो नीले आकाश को देख करके और वो खुदा को याद करता था, भगवान को याद करता था। लेकिन उसकी जो क्रूरता थी वो सारी हदों को पार कर देती थी। तो इस तरह से पूरे विश्व में इस तरह का क्रूर और नरसंहार करने वाला, 20% क्षेत्रफल पे अधिकार करने वाला, 11% आबादी को तहस नहस करके नरसंहार करने वाला ऐसा शासक हिंदुस्तान में कोई और नहीं हुआ। भारत का मुगल वंश भी इसी शासक से के वंश से आता है। मुगल वंश की जो पिता की साइड है उधर से छठी जो पीढ़ी थी तैमूर लंग से रिलेटेड है, और जो मुगल वंश की जो मदर साइड है वहाँ से 14वीं पीढ़ी उसकी जो है चंगेज खान से रिलेटेड है। तो जो भारत के मुगल वंश था वो भी चंगेज खान से प्रभावित था और उसका वंश का एक हिस्सा चंगेज खान से भी आया हुआ था, यानी कि वाई क्रोमोसोम उनके अंदर भी पाया गया था। तो चंगेज खान, चंगेज हैरत अंगेज, निश्चित रूप से ऐसा बादशाह, ऐसा शासक दुनिया में न हुआ और होना भी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोई कमेंट्स हो तो आप करिएगा। जय हिंद।